पिछले कुछ वीडियोस में हमने मोटर के दो मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, एक तो स्टार्टिंग और दूसरा स्पीड कंट्रोल। तो हमने देखा कि स्टार्ट करते वक्त मोटर को कैसे उसके करंट को कंट्रोल किया जा सकता है और रनिंग कंडीशन में कैसे मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। और स्पीड वेरिएशन के भी बारे में हमने दो तरह से बात की, या तो सिंक्रोनस स्पीड को वेरी कर लो या फिर मोटर की स्लिप को वेरी करके। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मैं मोटर के तीसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर की हम ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से उसकी स्पीड को रिड्यूस करके जीरो पे लेकर के आओगे। ठीक है, स्पीड को हमें फाइनली क्या करना है, जीरो। अब देखो, मैंने पहले भी बता रखा है, ब्रेकिंग की जब बात की जाती है तो ब्रेकिंग दो तरह से हो सकती है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग या फिर मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग वही जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर होती है। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का मतलब यह होता है कि ऐसे इलेक्ट्रिकली क्या मेथड लगाए जाएं जिससे कि मोटर को स्टॉप किया जा सके। इलेक्ट्रिकल मेथड से फायदा क्या होता है, सबसे पहली बात कि जब तुम्हें किसी मोटर को रोकना है तो तुम ये चाहते हो डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम में रोको, जैसे 4 सेकंड में मोटर बंद करनी है, 5 सेकंड में मोटर बंद करनी है। इस तरीके के एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर ही अगर मोटर को स्टॉप करना है, देन वी यूज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग टेक्निक। अब ब्रेकिंग ऑफ मोटर हमने डीसी मशीन के अंदर भी कवर किया था। वहां मैंने तुम्हें तीन तरह की ब्रेकिंग बताई थी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग और प्लगिंग। सेम नाम की टेक्निक्स यूज की जाती हैं इंडक्शन मशीन के अंदर। अब वो बात अलग है कि इनको इंप्लीमेंट करने का तरीका बदल जाता है। तो इसमें लिखना, in electrical braking of induction motor, electrical techniques are employed to bring the motor to rest in a desired minimum amount of time। ठीक है, अब इसके अंदर पहला मेथड लिखो, रीजनरेटिव मेथड या रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में अगर याद हो, हमने डीसी मशीन में क्या बोला था कि जब किसी मोटर को एक जनरेटर की तरह ऑपरेट कराया जाए, देन इट इज सेड टू बी रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सेम चीज हमें यहां पे करनी है कि इंडक्शन मोटर को क्या बनाना है, इंडक्शन जनरेटर। अब मोटर और जनरेटर में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जब इंडक्शन मोटर की बात की जाती है, इंडक्शन मोटर की अगर बात करते हैं तो एनआर होता है लेस देन एनएस। और अगर इंडक्शन जनरेटर की बात करते हैं, इंडक्शन जनरेटर के अंदर एनआर इज ग्रेटर देन एनएस। तो बेसिकली अगर मोटर को जनरेटर बनाना है तो तुम्हें यह इंश्योर करना पड़ेगा दैट द रोटर स्पीड शुड बी ग्रेटर देन एनएस। एनआर की वैल्यू एनएस से बड़ी आनी चाहिए। अब एनआर को ही तो हमें धीरे धीरे घटा करके जीरो पे ले जाना है, तो एनआर मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एनएस को कम करके किसी भी तरह से एनआर से नीचे ले आऊं, तब ये मशीन जनरेटर की तरह काम करने लगेगी। तो इसमें लिखना, if the synchronous speed is brought down to a value such that ns is less than nr, then induction motor starts to operate as a generator and the stored kinetic energy at the shaft of the motor is extracted and is delivered as इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनके बाहर निकाल दी जाती है व्हेन इट वर्क्स एज अ जनरेटर। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात है एनएस को कम कैसे करें। तो देखो, एनएस के बारे में हम ये जानते हैं कि एनएस होता है 120f बाय पी। ठीक है, तो एनएस कम करने के लिए दो पैरामीटर्स वेरी कर सकते हो, या तो फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स वेरी करने के बारे में मैंने स्पीड कंट्रोल में भी बात की थी, जिसको हमने बोला था पोल चेंजिंग टेक्निक। तो मैंने तुम्हें यह बताया था किस तरह से पोल्स को डबल कर सकते हो। अगर पोल्स को डबल कर दोगे तो एनएस कैन बी डायरेक्टली हाफ। तो इसमें लिखना, बाय पोल चेंजिंग टेक्निक
we can double the number of stator poles by which ns can be reduced to half of the original value, so it becomes less than nr and machine works as a generator. ठीक है, अब मशीन जब जनरेटर की तरह काम करेगी तो ये मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगी। लेकिन ये मैकेनिकल पावर आएगी कहां से? कोई प्राइम मूवर तो है नहीं अपने पास, तो ये मैकेनिकल पावर आएगी मोटर की काइनेटिक एनर्जी में से। तो इसमें लिखना द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द मोटर रिड्यूसेस, but if nr becomes less than ns, the machine again starts to operate as a motor. मतलब nr कम होते होते अगर ns के नीचे चला गया तो दोबारा ये क्या बन जाएगी? मोटर। तो इस कंडीशन को अवॉइड करना है। आगे लिखना, टू अवॉइड दिस कंडीशन वी मस्ट स्विच ऑफ द सप्लाई बिफोर nr becomes less than ns। ठीक है, अगर तुमने सप्लाई बंद नहीं की तो ये कम स्पीड पे एक मोटर की तरह ही वापस से काम करने लगेगी और वो चीज अनडिजायरेबल है। अगला पॉइंट, ns can also be reduced by means of variable frequency method in which frequency can be decreased keeping v by f constant। तो स्पीड कंट्रोल में ही ये टेक्निक भी पढ़े थे कि अगर ns या फिर सॉरी स्पीड कम करनी है तो ns को कम कर लो, ns को कम करना है तो फ्रीक्वेंसी को कम कर लो। बट जब फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो फ्लक्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसीलिए क्या कोशिश करते हो? दैट v बाय f शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे? ns को कम करने के लिए फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे और फ्रीक्वेंसी को कम करते करते ये ध्यान में रखेंगे कि v बाय f कांस्टेंट रहे। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये कहलाता है हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा ये मेथड कंसेप्चुअली ही रेलिवेंट है। बात क्लियर हुई? ns को कम कर देना है nr से तो ये जनरेटर बन जाएगा, और इससे पहले nr घटते घटते ns से छोटा हो जाए सप्लाई को बंद कर देना। दूसरे मेथड पे आता हूं। दूसरा मेथड होता है डायनामिक ब्रेकिंग। अब डायनामिक ब्रेकिंग में डीसी मोटर में हमने क्या किया था कि सप्लाई हटा के वहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं करते। तो इसमें लिखना, इन डायनामिक ब्रेकिंग वी रिमूव द 3-phase AC सप्लाई फ्रॉम द स्टेटर एंड द स्टेटर इज एक्साइटेड बाय अ डीसी सप्लाई। अब बात यह आती है, स्टेटर में हमने डीसी सप्लाई लगा दी है, ठीक है। अब डीसी सप्लाई लगा देने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो रोटेटिंग नहीं हो सकती। तो अगला पॉइंट लिखना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर इज नॉट रोटेटिंग बट इट इज स्टेशनरी। बट इट इज स्टेशनरी। देखो कैसे, अब एक चीज समझना, देखो जैसे ये ए है, ये ए डैश है, ठीक है, फिर ये बी है, फिर ये बी डैश है, फिर ये सी है, और फिर ये सी डैश है। ऐसे हमारे पास 3 फेजेस हैं। अब ये तीनों फेजेस के 3 एमएमएफ बनेंगे, ए बी और सी। ए का कैसे बनेगा? देखो, ए से बाहर ए डैश से अंदर तो डाउनवर्ड्स, बी का कैसे बनेगा? बी से बाहर बी डैश से अंदर तो लेफ्ट, इसी हिसाब से बन जाएगा सी का भी। ये बन गया। अब मान लो मैं ये कह देता हूं कि मैंने आई ए जो रख दिया है दैट इज आई बी रख दिया है -I/2 और आई सी भी -I/2, ठीक है।
ये 3 करंट फ्लो करा दिए और ये तीनों करंट कैसे हैं? डीसी। हम क्या जानते हैं, नेगेटिव करंट की वजह से जो एमएमएफ आता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो देखो ए का तो डायरेक्ट आएगा एनआई, बी का नेगेटिव आएगा NI/2, नेगेटिव माने उल्टी डायरेक्शन में, सी का भी उल्टा आएगा NI/2। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो NI/2 वाले जो दोनों हैं उनका वर्टिकल कंपोनेंट अगर लोगे तो NI तो पहले से है, NI/2 वालों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? cos 60 3/2 NI। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ना, ये पूरा ही वर्टिकल आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? वर्टिकल। और कितना होगा? 3/2 NI। तो इसमें लिखना, इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट MMF remains same but the MMF is stationary and not rotating। तो MMF का मैग्नीट्यूड सेम आया है बट अब ये रोटेटिंग नहीं है। तो अब अगर मैं स्लिप की बात करूं तो स्लिप मैंने क्या बताई थी? स्लिप मैंने बताया था इट इज रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड टू सिंक्रोनस स्पीड। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्पीड से घूम रही है? 0। रोटर सपोज घूम रहा है NR/NS, तो -NR/NS। ये हो गई स्लिप। तो यहां पे तुम टॉर्क भी निकाल सकते हो, डायनामिक ब्रेकिंग का टॉर्क 3/ωs और डैश लगा देना, सब स्टेटर पे रेफर्ड है। तो इस तरीके से ब्रेकिंग टॉर्क आ जाता है। बट जो स्लिप होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर स्लिप नेगेटिव रखोगे तो ये टॉर्क नेगेटिव आएगा। टॉर्क नेगेटिव आने का मतलब है कि ये मोटर को घुमा नहीं रहा बल्कि मोटर को ये रोक रहा है। तो इसमें लिखना, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट रेस्ट द स्लिप comes out to be negative, so the motor works in the generating region। motor works in the generating region। ठीक है। अगला पॉइंट एक और लिखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट रेस्ट एंड द रोटर इज रोटेटिंग then rotor conductor cut the magnetic field and EMF is induced in the rotor such that it tries to reduce the relative speed between magnetic field and rotor conductor, which can be done by bringing the rotor to rest। तो देखो रोटर तो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्टेशनरी है। तो जब रोटर घूमेगा तो रोटर के कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेंगे। अब जो ईएमएफ होता है वो कॉज को अपोज करता है। कॉज क्या है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड और रोटर साथ में घूमे, या मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी तो रोटर भी क्या हो जाए? स्टेशनरी। मैग्नेटिक फील्ड तो डीसी से बन रही है, घूम ही नहीं सकती है, तो ये क्या कोशिश करेगी कि रोटर को भी रेस्ट पे ले आए ताकि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए? 0। रोटर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को कैच करने की कोशिश करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर रेस्ट पे है तो रोटर विल ऑल्सो ट्राई टू कम टू रेस्ट। ठीक है। तो ये होता है डायनामिक ब्रेकिंग। इस पे अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो इतना डेटा तुम्हारे लिए सफिशिएंट है कि स्लिप निकालेंगे, स्लिप से जो भी टॉर्क आएगा दैट विल बी डायनामिक ब्रेकिंग टॉर्क। अब तीसरी टेक्निक जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर थी डीसी मोटर के अंदर, जो मैंने बताया भी था, जिसपे कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लगिंग। तो तीसरा मेथड यहां भी लिखो, प्लगिंग। अब प्लगिंग में डीसी मोटर में क्या किया था कि आर्मेचर वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स कर दी थी, जिससे कि टॉर्क रिवर्स हो गया था। टॉर्क रिवर्स हो जाने से मोटर रुक जाती है।
प्लगिंग के अंदर भी हमें सेम चीज करनी है, टॉर्क को रिवर्स करना है। तो आर्मेचर वोल्टेज की पोलैरिटी को ना बदलते हुए हम क्या करते हैं, स्टेटर पे जो सप्लाई लगी है उसका फेज सीक्वेंस पलटते हैं। अब स्टेटर की सप्लाई का अगर फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दोगे तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमने लगेगी तो रोटर पे टॉर्क भी रिवर्स डायरेक्शन में ही अप्लाई करेगी। तो इसमें लिखना, इन दिस मेथड वी रिवर्स द फेज सीक्वेंस of the supply voltage connected to the stator. Next point, by reversing the phase sequence, the direction of rotation of rotating magnetic field also reverses. So it applies a torque on the rotor in reverse direction. ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लगाना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, सच अ टॉर्क opposes the rotation of the rotor. Opposes the rotation of the rotor. अब देखो क्या होता है, कि अगर टॉर्क वर्सेस स्पीड की बात की जाए तो कैसी आती है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर की? कुछ इस टाइप से आती है ना। और हम क्या जानते हैं कि कैसे पता चलती है स्टेडी स्टेट कंडीशन, कि जहां ये लोड टॉर्क को कट करती है, दैट गिव्स अस द स्टेडी स्टेट स्पीड। अब हम क्या जानते हैं कि जब मैंने मोटर का फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमने लगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर उल्टा घूमेगी तो उसकी स्पीड को ns ना लेते हुए क्या लेना पड़ेगा, -ns। तो इसीलिए मैं यहां पे एक पॉइंट दिखाता हूं, -ns। और मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमने से टॉर्क भी उल्टा हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हो जाती है। ठीक है, टॉर्क भी पलट चुका है और स्पीड भी पलट चुकी है। तो बेसिकली ये कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन आ चुका है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये जो उल्टी मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक टॉर्क बनाएगी इतनी ही स्पीड पे। ये जो नीचे वाला टॉर्क दिख रहा है ना इतना, इसे कहते हैं प्लगिंग टॉर्क। जैसे डीसी मोटर के अंदर भी मैंने तुम्हें दो टॉर्क बताए थे, एक प्लगिंग टॉर्क और एक ब्रेकिंग टॉर्क। तो देखो मैंने क्या बताया था डीसी मोटर में भी, जे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज टी एम माइनस टी एल। ये हमारी डायनामिक इक्वेशन होती है मोटर की। तो बाय रिवर्सिंग फेज सीक्वेंस, बाय रिवर्सिंग फेज सीक्वेंस टीएम रिवर्सेस। और अगर टीएम रिवर्स हो गया तो क्या होता है, टीएम भी नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम कह देते हैं ब्रेकिंग टॉर्क। और ये जो टीएम होता है इसे कह देते हैं प्लगिंग टॉर्क। ठीक है, तो जो मोटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी दैट इज प्लगिंग टॉर्क। मोटर और लोड का टॉर्क ऐड होके जो आएगा दैट इज ब्रेकिंग टॉर्क, क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क उतना ही आ रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है, इफ रोटर rotates at n rpm तो स्लिप क्या होगी, ns माइनस nr या ns माइनस n बाय ns, यानी n is ns 1 minus s। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड।
अगर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो ns की जगह माइनस ns लिखोगे, ठीक है। तो ये हुआ ns, n की जगह क्या लिखोगे, ns 1 माइनस s बाय ns। मैंने ऊपर नीचे से बस माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ns कट जाएगा यहां से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस s। यानी जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसके रिस्पेक्ट में अगर स्लिप s है तो अपोजिटली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितनी है, 2 माइनस s। अब एक चीज समझना, डायनामिक इक्वेशन से अगर बात करें, इनिशियली डी स्क्वायर थीटा, इनिशियली जब मोटर नॉर्मल चल रही है तो ना एक्सेलरेशन है ना ही डेसेलरेशन है, तो मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर होंगे। डायनामिक इक्वेशन से अगर जाओगे तो लोड टॉर्क कितना होगा, मोटर टॉर्क का फॉर्मूला लगा लेंगे, यही होगा मोटर टॉर्क का, यही फॉर्मूला होता है, ये बन जाएगा लोड टॉर्क। नाउ मोटर टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, प्लगिंग टॉर्क के, और उस दौरान स्लिप चेंज हो चुकी होती है। स्लिप कितनी हो जाती है, 2 माइनस एस। अभी मैंने प्रूव किया ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को पलट दिया जाए तो स्लिप हो जाती है 2 माइनस एस। तो ये प्लगिंग टॉर्क हो गया। तो ब्रेकिंग टॉर्क क्या होता है, प्लगिंग टॉर्क प्लस लोड टॉर्क, दैट इज योर ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। तो एक बार स्लिप एस से निकालोगे और एक बार निकालोगे 2 माइनस एस से, दोनों टॉर्क का जो सम आएगा दैट विल बी योर टोटल ब्रेकिंग टॉर्क। तो जो न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है, देखो गेट के अंदर तो ना के बराबर चांस है, बट जो भी न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है वो दो जगह से हो सकता है, डायनामिक ब्रेकिंग और प्लगिंग। तो डायनामिक ब्रेकिंग में स्लिप कितनी आती है, माइनस एन रोटर बाय एन एस, और प्लगिंग में एक बार एस से निकालते हैं और एक बार 2 माइनस एस से, और दोनों का जो सम होता है दैट इज योर ब्रेकिंग टॉर्क। तो ये याद रखना, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्किन इफेक्ट इन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई स्किन इफेक्ट से टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ता है। अब देखो क्या होता है, जब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, 1 होती है। तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेटर के बराबर आती है, यानी स्टार्टिंग में रोटर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और हम ये जानते हैं एसी के अंदर स्किन इफेक्ट आने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में रोटर की फ्रीक्वेंसी हाई होने से रोटर का रेजिस्टेंस भी हाई होता है, ठीक है। रोटर का रेजिस्टेंस हाई हो गया, जिस वजह से उसका टॉर्क भी ज्यादा बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। अब जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ती है तो स्लिप कम होती है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कम होती है। रोटर की फ्रीक्वेंसी कम होने से स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, जिससे कि रोटर का रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, और रोटर का रेजिस्टेंस कम होने से टॉर्क भी कम हो जाता है। तो एक पॉइंट लिखना, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग S इक्वल टू 1, सो एफ आर यानी रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ, एंड ड्यू टू हाई रोटर फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू हाई रोटर फ्रीक्वेंसी skin effect is observed and rotor resistance becomes high, which increases the starting torque. Next point, as the rotor speeds up, the slip and the rotor frequency reduces, due to which slip and the rotor frequency reduces, due to which rotor resistance also reduces and the torque also decreases. So we observe a slight dip
in the torque, a slight dip in the torque. तो क्या होता है ना, जो टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनता है वो स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग नहीं होता। देखो हम दिखाते कैसे हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल में इस तरीके से आता है। स्टार्टिंग में जो है ना हल्का सा डिप आता है। अब ये जो ऊपर वाला टॉर्क होता है इसको कहते हो मैक्सिमम टॉर्क, इसी का दूसरा नाम होता है ब्रेकडाउन टॉर्क। कई बार ना मैक्सिमम टॉर्क की जगह दूसरा नाम दिया होता है तो नाम पता होने चाहिए। इसी का तीसरा नाम पुल आउट टॉर्क। और ये वाला जो टॉर्क है स्टार्टिंग के बाद जो डिप आता है इसे कहते हैं पुल अप टॉर्क। ये क्लियर है? कभी ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन आ जाए कि इंडक्शन मोटर की टॉर्क के ग्राफ में स्टार्टिंग में डिप क्यों आता है, दैट इज ड्यू टू स्किन इफेक्ट। शुरू में हाई फ्रीक्वेंसी पे हाई होता है रोटर का रेजिस्टेंस तो टॉर्क हाई होता है। जैसे ही मोटर स्पीड पकड़ती है स्लिप कम होने से फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम से रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस के कारण टॉर्क भी कम। तो इस टॉर्क को कहते हैं पुल अप टॉर्क। ठीक है, और आगे तो जो टॉर्क वाली इक्वेशन है उसके हिसाब से टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा, जो 3/ω/s वाली इक्वेशन है। बस ये कि उस इक्वेशन में हम स्किन इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते। अगर स्किन इफेक्ट को कंसीडर करोगे तो स्टार्टिंग में एक छोटा सा डिप भी बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यहां पे हमारा देखो इंडक्शन मोटर के जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक अपने इस टॉपिक के इस चैप्टर के अंदर बचे हैं, जैसे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर के बारे में हम लोगों को थोड़ा बात करना है, ये सारी चीजें कवर करनी है। बट मेजर पार्ट जो होता है ना इंडक्शन मशीन का वो हमारा मोस्टली कवर हो चुका है। तो बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।